हाँ, स्टार्ट कीजिए मैम। आपकी माइक ना म्यूट है, उसको अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार। आज के लेक्चर सीरीज जो कि कोलंबिया कॉलेज रायपुर एवं रॉयल कॉलेज राजनांदगांव के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, उसमें आप सभी का स्वागत करती हूँ। रॉयल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर राधा शुक्ला मैम, कोलंबिया कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर अरुण दुबे सर, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर आभा दुबे मैम, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर यामिनी साहू मैम, रॉयल कॉलेज, आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। साथ ही सभी सहायक प्राध्यापकों का जो इस कार्यक्रम में ज्वाइन कर रहे हैं, उन सभी का स्वागत करती हूँ, और उन सभी प्रशिक्षणार्थियों का जो इस ऑनलाइन सीरीज को ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही साथ आज की हमारी वक्ता है श्रीमती घनेश्वरी साहू मैम, जिनका विषय है अहिंसात्मक विद्यालय कक्षा के वातावरण में शिक्षा। उनको अपने वक्तव्य के लिए आमंत्रित करती हूँ। आमंत्रित है श्रीमती घनेश्वरी साहू मैम। ये दिख नहीं रहा है मेरा फोटो की। घनश्याम मैम, स्टार्ट कीजिए। स्क्रीन दिख रहा है आपका? अच्छा अच्छा, जी जी जी। सर। सर नमस्कार। आज नमस्कार। आज के इस प्रोग्राम में कोलंबिया कॉलेज के प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल का स्वागत करते हैं। नमस्कार है। हमारी कॉलेज रॉयल कॉलेज के प्रिंसिपल मैडम, वाइस प्रिंसिपल मैडम का स्वागत करते हैं, और समस्त इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी समस्त प्राध्यापकों का और जुड़े हुए अतिथियों का स्वागत करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, अहिंसात्मक विद्यालय कक्षा के वातावरण में शिक्षा। इसमें ये बताया गया है कि हमारा जो स्कूल होता है, और स्कूल में जो बच्चों का जो बच्चे एडमिशन लेते हैं, एडमिशन लेने के पहले उनका जो वातावरण वो अपने साथ लेकर विद्यालय में प्रवेश करते हैं, उससे उनकी जो दुनिया बनती है उसके बारे में हम पूरे विद्यालय का वातावरण की जानकारी आपको दिया जाएगा। इसमें बताया गया अहिंसा के महत्व से संपूर्ण दुनिया परिचित है, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि एक यूनेस्को में 2000 से लेकर 2010 को दुनिया भर के बच्चों के बीच में एक शांति और अहिंसा की संस्कृति को बढ़ावा देने वाला अंतरराष्ट्रीय दशक घोषित किया गया था। यह भी बताया जा रहा है कि ये बहुत चिंता का विषय है कि हम अपने बच्चों को हिंसात्मक प्रवृत्ति से रोकने के लिए उसे क्या उपाय कर सकते हैं। इस चीजों के बारे में बच्चे जब अपने वातावरण के साथ स्कूल में प्रवेश करते हैं, तो उनका वातावरण जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो सकता है कि सभी बच्चों का विचार अलग होता है। उनके उनके सोच विचार के कारण हमें ये पता नहीं चल पाता है कि बच्चों की मानसिकता कैसी है, बच्चे हिंसात्मक है कि अहिंसा। लेकिन हमारा जो विद्यालय है वो अहिंसावादी होता है। हाँ, अहिंसा चीज को बढ़ावा देने के लिए हमारा जो वातावरण होता है वो बहुत प्रबल होता है। उसे बताया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ में अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में इसे मनाया गया है, जो कि 1881 से स्टार्ट हुआ था, 21 सितंबर को मनाया जाता है। फिर यह बताया गया है कि राष्ट्रीय परिचर्चा की रूपरेखा 2005 के निर्माण हेतु
किए जाने वाले सर्वे में पाया गया कि 18% बच्चे ऐसे होते हैं जो हिंसा से जुड़ी हुई गतिविधियों का आनंद लेते हैं। हम हमेशा ऐसा देखा जाता है कि जो छोटे बच्चे नर्सरी में प्रवेश लेते हैं, नर्सरी के बाद KG1 KG2 से क्लास 6 से लेके 12th तक के जो बच्चे रहते हैं, हमेशा ऐसा देखा जाता है कि कुछ बच्चे बहुत शांत प्रवृत्ति के होते हैं, सारे बच्चों के साथ अच्छे ग्रुप में उठना बैठना पसंद करते हैं, लेकिन उस कुछ बच्चों को ऐसा पाया जाता है कि वो छोटी छोटी तितलियों को पकड़ के उसके साथ छेड़खानी करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, फूल पत्तियां देखते हैं, उसे तोड़ने के लिए चले जाते हैं। इससे उनकी मानसिकता का यह पता चलता है कि उन बच्चों में थोड़ा सा हिंसात्मक प्रवृत्ति पाया जाता है, जो कि वो जन्मजात होती है, और वो प्रवृत्तियों को लेकर वो उसी चीजों को आगे बढ़ते हैं। तो विद्यालय का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि बालकों के बचपन से ही उनका इस प्रकार से विकास किया जाए, उनको उनकी प्रवृत्तियों को इस प्रकार से रोका जाए या रोकने का प्रयास किया जाए, जिससे कि हम उन बच्चों में चेंज कर सके। इसी प्रकार से देखा जाता है कि अहिंसा का कुछ अर्थ बताया गया है। अहिंसा के लिए एक प्रस्तावना है, उसमें बताया गया है, अहिंसा के अर्थ से तात्पर्य आप लोगों इसमें बताया जाता है कि हमारा जो अहिंसा शब्द है, इसके विपरीत अथवा विरोधी शब्द है। हिंसा से तात्पर्य प्राणी मात्र को किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंचाए या हानि पहुंचाने का प्रयास करता है, जबकि अहिंसा का तात्पर्य प्राणी मात्र को मन वचन कर्म के द्वारा किसी भी प्रकार से हानि न पहुंचाना है। इसका मतलब यह बताया जाता है कि हमारा जो वातावरण है, हमारा जो एनवायरमेंट है, वो अहिंसा होना चाहिए। अहिंसा आत्मक प्रवृत्ति, अहिंसा प्रवृत्ति होने से मतलब कि हम अपने जो वातावरण को, बच्चों को इस प्रकार से शिक्षा दे सके, इस प्रकार से उनका वातावरण बना सके कि उनका बचपन से मन, उनके वचन या उनके जो कार्य है उनको अपने प्रभावित कर सके। अहिंसा को अक्सर हिंसा की अनुपस्थिति से जोड़ा जाता है। अहिंसा में मानवता, प्यार, सत्य, न्याय, समानता, सहनशीलता, सौहार्द, विनम्रता और एकजुटता मतलब होता है कि यदि हम बालकों के मन को और विचारों को ध्यान से समझ सके, उनकी प्रवृत्तियों को जान सके, तो इन चीजों के द्वारा एक शिक्षक अच्छे से उन पे परिवर्तन लाया जा सकता है, और बच्चों के मन में जो अहिंसा या प्रवृत्ति चल रही है, हिंसा की जो प्रवृत्ति चल रही है, उसे अहिंसा में बदला जा सकता है। हम कुछ लोगों की परिभाषा के द्वारा इसे और जानना चाहते हैं। इसमें बताया गया महात्मा गांधी के अनुसार में, राधा कृष्णन ने लिखा, अहिंसा वास्तविक शक्ति का प्रतीक है, किसी भी प्रकार से कष्ट पहुंचाना ही अहिंसा है, कष्ट न पहुंचाना ही अहिंसा है। इसका मतलब होता है कि आप सिर्फ मारपीट हिंसा में नहीं आता है। यदि आप गलत चीजों का, शब्दों का प्रयोग करते हैं या किसी चीज से क्षति पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तो वो भी अहिंसा में, वो भी हिंसा में शामिल है, जिसे हमें दूर करना चाहिए। महात्मा गांधी के अनुसार में अहिंसा वह सिद्धांत है जिसमें हम अपने विरोधियों को प्रेम से जीता जा सकता है, ना कि घृणा से। इसमें यह भी बताया गया है, अहिंसा वीरों का गुण है, ना कि कायरों का। हिंसा जो होता है, हिंसा और कायरता से, अगर महात्मा गांधी के अनुसार अगर किसी का चुनाव करना रहा, तो वो हिंसा को चुनना, ना कि कायरता। कायरता तो बहुत ही ऐसी चीज है जो किसी भी व्यक्ति या मनुष्य में नहीं आना चाहिए। और हिंसा के बारे में ये बताया गया है कि हिंसा ऐसा, हिंसा के बारे में उन्होंने कहा हिंसा को चुनना चाहिए। हिंसा का मतलब ये नहीं कि इसे मारपीट या क्षति पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। कभी कभी आप देखिएगा, जब देश को आजाद करने के का समय आया था, तो कुछ लोगों ने हिंसा के का प्रयोग किया था, क्योंकि अपना बचाव किया था, अपना आत्म रक्षा किया था, अपने लोगों की आत्मरक्षा के लिए उन्होंने हिंसा का प्रयोग किया था, और उसके द्वारा उन्होंने कार्य को छोड़कर हिंसा का प्रयोग किया था। इस अच्छे उद्देश्य के लिए हिंसा का प्रयोग किया गया था। उसके बाद गौतम बुद्ध के अनुसार लिखा, जो जीवों की हिंसा करता है वह आर्य नहीं होता, वो जीवों के प्रति अहिंसा का भाव रखना ही आर्य कहलाता है। हम, हमारे मन में एक अच्छे भावना, अच्छे भाव होते हैं। हर व्यक्ति के मन में एक अच्छा भाव होता है, एक बुरा भाव होता है, लेकिन कुछ व्यक्तियों के मन में जब वो भाव बहुत ज्यादा बुरा होने लगता है, क्षणिक क्षणिक में उनके भाव बढ़ने लगते हैं, वो चीजों को सहन नहीं कर सकते, नकारात्मक शक्ति उनकी जब ज्यादा हो जाती है, तो वो प्राणी हिंसक बन जाता है, हिंसा की प्रवृत्ति उसमें बढ़ने लगती है। इसके बाद बताया गया है, आपके कुछ परिभाषाओं के द्वारा हम उसे बता सकते हैं, विशेषताओं के द्वारा। अहिंसा की कुछ विशेषताएं इस प्रकार से है, जैसे इसमें लिखा हुआ है, नकारात्मक अहिंसा। नकारात्मक अहिंसा को बताया गया जिसमें किसी भी जीवों को आप क्षति नहीं पहुंचा सकते। आपके मन के अंदर इतना अच्छा भाव हो सकता है कि हम छोटे से जीव जंतु से लेकर किसी भी बड़े व्यक्ति को बहुत
अगर गुस्सा भी आता है तो थोड़ा सा बोल सकते हैं, लेकिन उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। सकारात्मक अहिंसा के बारे में बताया गया है कि सकारात्मक अहिंसा से तात्पर्य जगत के समस्त प्राणी मात्र से प्रति अपना प्रेम भाव दिखाना। दो प्रकार की अहिंसा की बात कही गई थी, नकारात्मक अहिंसा और सकारात्मक अहिंसा। सकारात्मक अहिंसा में बताया गया है कि मानव मानव के प्रति हमेशा प्रेम भाव रखता है, जीव जंतुओं के प्रति और सभी लोगों के प्रति एक सकारात्मक सोच रखता है, जिसमें उन लोगों की मदद कर सकता है। उन्हें प्रेम भाव या दया या जो भी चीजें हैं, उन्हें बहुत अच्छे चीजों से उन्हें बदलाव किया जा सकता है। उसके बाद बताया गया उनका प्राकृतिक गुण। प्राकृतिक गुण में बताया गया है गांधी जी के अनुसार अहिंसा को मानव का प्राकृतिक एवं स्वाभाविक गुण माना जाता है। कभी कभी आप देखिएगा हमारे स्कूल में बहुत प्रकार के बच्चे जब प्रवेश करते हैं, तो सभी का वातावरण अलग अलग प्रकार से होता है, सभी अलग अलग धर्म जाति लोग, अलग अलग संप्रदाय के लोग आते हैं। इसका मतलब यह पाया जाता है कि उसमें से किसी लोगों का जो घर का वातावरण होता है वो बहुत ग्रसित होता है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से वो बहुत परेशान होते हैं। और जो परेशान बच्चा आता है वो बहुत तनावग्रस्त होता है और वो चीजों को समझ नहीं पाता है। ये जब जिम्मेदारी शिक्षक के ऊपर आता है तो शिक्षक को चीजों को समझना चाहिए कि वो बच्चों में किस चीज की कमी है, या बच्चा किस चीज को लेकर परेशान है, या बच्चे को कौन सी परेशानी है जिससे वो हिंसक प्रवृत्ति उनमें बार बार आ रही है या हिंसा करने का प्रयास हो रहा है। ये जन्मजात ही पाया जाता है। इस चीजों को हमें अपने विद्यालय के अच्छे वातावरण से दूर कर सकते हैं। इन प्राकृतिक चीजों को व्यक्ति के मनुष्य के अंदर जो सकारात्मक और नकारात्मक गुण होते ही है, लेकिन हमें अपने हिंसा को छोड़कर, नकारात्मक शक्तियों को छोड़कर हमेशा अहिंसावादी रहना है। उसके बाद लिखा है व्यापक अहिंसा। व्यापक अहिंसा में ऐसा बताया गया है कि हमेशा व्यक्ति हिंसा का अभाव अगर रहेगा तो हम अपने इन्वायरमेंट को बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर हम किसी को जल्दी से चोट नहीं पहुंचा सकते, उनकी परेशानियों को समझ सकते हैं, या उनकी अगर सामने वाला व्यक्ति हिंसक है, अगर हम भी हिंसा का प्रयोग करते हैं, तो इससे यह बातें बिगड़ सकती हैं और वो व्यक्ति सामने जो हिंसकवादी या हिंसक प्रवृत्ति बच्चा है या कोई भी व्यक्ति है, उसके मन को हम बदल नहीं पाएंगे। जब हमें उनके मन को, उनकी हिंसा को बदलना है अहिंसा में, तो हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। जो हमारी जो अहिंसक प्रवृत्ति है, उन्हें बहुत प्रेम से, दया से, सकारात्मक सोच से, अच्छे विचारों से उन्हें समझाकर उन्हें अहिंसावादी बनाना पड़ेगा। इसके बाद होता है अहिंसा कायरता नहीं होता है। अहिंसा कायरता नहीं होता, महात्मा गांधी ये कहते हैं कि हम यदि कोई चीज को सहन कर रहे हैं, या सहन शक्ति हमारे अंदर है, हम थोड़ा सा मार खा लिए, थोड़ा सा चोट हमें भी चोट पहुंचा दिया, कोई हमें गाली दे दिया, अगर हम चुप बैठे, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम कायर है। इसका मतलब ये होता है कि हम हिंसा नहीं करना चाहते, हमारी प्रवृत्ति हिंसा करने की नहीं होती है। हम इन चीजों को सहन इसलिए कर सकते हैं कि शायद सामने वाला व्यक्ति इस चीजों को सोचे कि हम बार बार उसको चोट पहुंचा रहे हैं, तो और उसके अंदर की भाव जाता है और वो इन चीजों को समझने की कोशिश करे और अपना हिंसक जो हिंसक प्रवृत्ति को छोड़ दे। इसलिए क्या बताया गया है, इसीलिए ये जो भी व्यक्ति अहिंसावादी होता है उसे निर्भीक या बहादुर बताया गया महात्मा गांधी के अनुसार। फिर बताया गया प्रेम का समावेश होना। अहिंसा में प्रेम का समावेश होता है। क्रोध और घृणा हिंसा को बढ़ाते, जबकि प्रेम अहिंसा हो। परंतु उनको प्रेम अपने वश में करना चाहिए ताकि सभी को प्रेम का मतलब यह बताया गया है कि यदि आपको बार बार गुस्सा आता है और आप बार बार बच्चे को डांट देते हैं या मार देते हैं, चोट पहुंचाते हैं, तो इसकी जो बालक की प्रवृत्ति होती है वो बहुत हम शक्ति को फिर अपना का नहीं बना सकते, बच्चों को बदलाव नहीं कर सकते। जब तक बच्चों में आप प्रेम और दया की भावना नहीं सिखाएंगे, करुणा की भावना नहीं सिखाएंगे, आप बच्चों को बदलाव नहीं ला सकते। एक शिक्षक को इस प्रकार से आपके भावनाएं बदल कर बालिकों को, ये जो विद्यार्थी है जो उसके सामने आते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, उनके बच्चों को या मेरी ज्यादा जिनको प्रवृत्ति होती है उन्हें बदलाव लाने के लिए उन्हें बहुत करुणा से प्रेम समावेश से उनके मन को बदलना चाहिए, बदलाव लाना चाहिए। और हमेशा ऐसा देखा जाता है कि क्लास में बहुत विगत बच्चे होते हैं जो शिक्षकों की बात नहीं मानते हैं, आपस में विद्यार्थी दूसरे की बात नहीं मानते हैं, एक बच्चे पेट से चाहे करेंगे, बाहर जाकर स्कूल को पेट तोड़ने का प्रयास करेंगे, क्लास को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से बच्चों का जो वातावरण होता है वो मानसिक रूप से ग्रसित रहते हैं। मानसिक रूप से उसके प्राकृतिक उसका एक जन्म का गुण होता है जिसे बदलाव होना नहीं होता है। इसे ऐसा माना जाता है कि जैसे ही आप
तरीके से इन चीजों को बदल सकते हैं। इसके बाद होता है सत्य एवं ईश्वर प्राप्ति। सत्य एवं ईश्वर प्राप्ति के बारे में महात्मा गांधी के अनुसार में बताए गए, सत्य एवं ईश्वर प्राप्ति का माध्यम होता है। हमेशा हम अपने बालकों को यह बताते हैं कि सच बोलिए, सच का साथ दीजिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप हमेशा मारपीट या किन चीजों का सहारा नहीं लेना चाहिए। इसीलिए बताया गया है कि अहिंसा परमो धर्म, मतलब अगर आप अहिंसा के मार्ग में चलते हैं तो अच्छे रास्ते में चलते हैं, सही रास्ते में चलेंगे। और बच्चों को इस चीजों को शुरू से ही हमें सिखाना चाहिए। इसके बाद होता है आध्यात्मिक बल। गांधी जी के अनुसार अहिंसा जो है आध्यात्मिक बल पर बहुत अधिक जोर देते हैं। आध्यात्मिक बल पर जोर देने का कारण यह होता है कि देखिए मनुष्य के अंदर हमेशा क्या होता है, हमने बताया कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों भाव होते हैं। कोई मनुष्य बहुत जल्दी से गुस्सा करता है, उसी प्रकार से बालकों में भी यह प्रवृत्ति पाई जाती है। बालक बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, उग्र हो जाते हैं, मारपीट के उतारू हो जाते हैं। उन चीजों को हमें एक शिक्षकों को इस चीजों को पकड़ना चाहिए कि बालकों में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, या कौन से बालक विशिष्ट हैं, या कौन से बालक मानसिक रूप से ग्रसित हैं, या दूसरे बालक हैं, या बालकों में ऐसी कौन सी कमी पाई जाती है। उन्हें हम किस रूप में, उन्हें या तो आध्यात्मिक का सहारा लेके या नैतिकता का सहारा लेके या कुछ चीजों को समझाकर या कुछ चीजों को दिखाकर उन्हें उन चीजों को, उनके मन को मोड़ना चाहिए। मोड़ना चाहिए मतलब बदलाव लाना चाहिए, तभी हम अहिंसा को आगे बढ़ा सकेंगे। इसके बाद होता है हिंसा के प्रकार। हिंसा के प्रकार में देखिएगा, ये बताए गए हैं कि हिंसा के जो प्रकार है उसे 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में इसलिए बांटा जाता है क्योंकि देखिए हिंसा होता है शारीरिक हिंसा, भावात्मक हिंसा और आर्थिक हिंसा। इसमें ये बताया गया है कि आपका जो आर्थिक हिंसा बताया गया, ऊपर में जो लिखा हुआ है ना आर्थिक हिंसा, उसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे स्कूल होते हैं, प्राइवेट स्कूल होते हैं और सरकारी स्कूल होते हैं। सरकारी स्कूलों में तो आर्थिक हिंसा पे इतना ज्यादा जोर नहीं होता, लेकिन प्राइवेट स्कूल जो होते हैं वहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्कूल और कुछ लोगों के हेड ओवर, कुछ लोगों के हाथ में के सिंगल मालिक होने के कारण क्या हो सकता है, बच्चों को बहुत ज्यादा ट्यूशन फीस देना या बच्चों पे बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से उन्हें फीस देने के प्रताड़ित करना। बच्चों से तो कोई कोई शिक्षक ऐसे होते हैं कि बच्चों से वस्तुओं की मांग करते हैं कि अगर मुझे ऐसा दोगे तो ज्यादा नंबर मिल जाएगा या ज्यादा ऐसा आपको नंबर से पास किया जाएगा। बच्चों से पैसों की मांग की जाती है। Yes, ma'am. जी जी। हमें मैसो रख लेते हैं, नीचे कर लेंगे। मैं पुरानी तो रहेंगे सर, हमारी आवाज आ रही है क्या? हमारी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? हाँ अभी ठीक है मैम, थोड़ा सा लो हो रहा है माइक के डिस्टेंस के कारण। जी जी, अभी आवाज आ रही है सर? हाँ अभी ठीक है। जी जी। तो ये बता रहे थे कि ऐसे स्कूलों के अलग अलग स्कूलों के कंडीशन होने के कारण सभी स्कूलों में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ऐसी आर्थिक हिंसा होती है। लेकिन लगभग लगभग ऐसा स्कूलों में देखा जाता है कि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल होने के कारण वो इस प्रकार की चीजें से बच्चों को परेशान करते हैं। जब बच्चों के घर की स्थिति और उनकी आर्थिक स्थिति, माँ बाप की स्थिति, बच्चों को रहता है कि मेरे माँ बाप बहुत अधिक खर्च नहीं करते, फिर भी अपने प्रसिद्धि और अपनी ख्याति के कारण बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए माँ बाप प्रेशराइज रहते हैं, सोचते कि उनका बच्चा बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ जाए, पढ़ लिख लेंगे, बहुत अच्छी शिक्षा मिल जाएगी, इसलिए वो प्रयास करते हैं। लेकिन यदि बच्चों को ऐसा ऐसा महसूस होने लगता है कि शिक्षकों के द्वारा उन्हें पैसों के लिए परेशान किया जाता है या उनके माँ बाप को परेशान किया जा रहा है, तो बालकों का ऐसा सोच हो जाता है कि वो शिक्षकों के प्रति भी अच्छे भाव नहीं होते, स्कूलों के विद्यार्थियों के प्रति भी उनका व्यवहार बदलने लगता है, वातावरण के प्रति भी उनका साथ वो साथ नहीं दे रहे होते। तो इस प्रकार से वो जो पैसे से संबंधित चीजें हैं वो बच्चों में भी तनाव पैदा करते हैं। इसके बाद होता है इनका शारीरिक हिंसा। हमेशा स्कूलों में, कुछ कुछ स्कूलों में ऐसा देखा गया है कि कुछ कुछ केस आते हैं, जैसे कि बहुत अधिक स्कूलों में ऐसा नहीं पाया जाता, ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन हमेशा
टीचरों के द्वारा मनमानी करना, कभी कभी देखा जाता है कि सरकारी स्कूल के शिक्षक होते हैं, अगर उनके ऊपर दबाव दिया जाता है तो बच्चों के साथ मारपीट करना, बच्चों से स्केल से उनके छड़ी से बच्चों को मारना, पैर को मारना, बेंच में खड़ा करा देना, बाहर धूप में खड़ा करवा देना या घुटने के बल खड़ा करवा देना। और उन्हें जैसे पुराने जमाने में देखा जाता है कि आप कुछ समय के लिए बच्चों को बोलता बन जाओ, ये बन जाओ, ये कॉमन बातें हैं। इसका मतलब होता है कि हम बच्चों को दंड देना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, लेकिन हमें यह तय करना चाहिए क्या बच्चे को इस प्रकार से दंड दिया जाना चाहिए, क्या उनको उनका कार्य इतना ज्यादा तक क्या हो कि हमें उसे बड़ा दंड देना चाहिए जिससे बच्चा अपमानित महसूस करता है। ये सारी चीजों को नहीं होना चाहिए। लेकिन विद्यालय में ऐसा देखा जाता है कि शिक्षकों के द्वारा बार बार बच्चों को इस प्रकार से लाइन से खड़े करवा देना, धूप में खड़े करवा देना, और से बाहर निकाल देना, अलग से खड़े करवा देना, जिससे बच्चों को हमेशा ये एक प्रकार से शारीरिक प्रताड़ना में आ जाता है। ये शारीरिक हिंसा होता है जो शिक्षकों के द्वारा किया जाता है, लेकिन पर ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका होता है भावात्मक हिंसा। भावात्मक हिंसा में बताया जाता है कि कक्षा के शिक्षण के दौरान अन्य बच्चों के समक्ष अपमानित करना। जैसे अगर हम कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अगर किसी एक बच्चे को बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हो, और बाजू वाला बच्चा भी अच्छा करके दे रहे हैं, फिर भी हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अगर भेदभाव कर रहे हैं, तो बच्चा अपमानित महसूस करता है। बहुत अच्छा करने के बाद भी उसको ऐसा लगता है कि शिक्षक मेरे पर ध्यान नहीं देते, या फिर मेरी चीजों को या मेरे इन्वायरमेंट के अनुसार ध्यान नहीं देते, या मुझे पसंद नहीं करते शिक्षक। और बार बार ऐसा करने से बच्चियों में एक हिंसा भावना पनपने लगती है, हिंसा भावना जागृत होने लगती है। बच्चा सोचता है कि मुझे क्लास में हमेशा अपमान करती है टीचर, या ये टीचर हमेशा ये टीचर लोग ये बच्चों को ज्यादा पसंद करते हैं। इस प्रकार से जो हिंसा की भावना है वो धीरे धीरे अगर एक बार बच्चों के मन में घर कर जाती है तो उसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चीजों को हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा ना ही शारीरिक उसको हिंसा का शिकार हो, ना ही आर्थिक हिंसा का शिकार हो, ना ही वो भावात्मक हिंसा का शिकार हो। इस प्रकार से ये शिक्षकों के द्वारा दी जाने वाली हिंसा है। इसी प्रकार से ये भी बताया गया है कि विद्यार्थियों के द्वारा दी जाने वाली हिंसा, विद्यार्थियों के द्वारा हिंसा प्रवृत्ति ऐसा जाता है, आप देखिएगा कि बाल संरक्षण गृह का नाम सुना होगा। उसमें अक्सर 18 साल से छोटे आयु के बच्चों को वहां पे भर्ती कर दिया जाता है। क्यों भर्ती किया जाता है कि आप ऐसे एक रिकॉर्ड के अनुसार में पुस्तकों में इसमें लिखा हुआ है कि 2022 में जो बच्चों की संख्या है, कुल अपराधों की संख्या 58,24,946 बच्चों के द्वारा किए जाने वाले अपराध है। और इसे अंजाम देने वाले जो बच्चे हैं वो 1,62,449 मतलब 50। इस प्रकार से 1.5 लाख से ऊपर बच्चों ने, जो 18 साल से कम आयु के बच्चों ने इस प्रकार के बच्चों पे अंजाम दिया है। ये बहुत ही गलत बात है कि अगर हम बच्चों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि बच्चे के जो माँ बाप होते हैं उन्हें घर की परवरिश करना है, बच्चों का परवरिश करना है, अपना रोजी रोजगार चलवाना है, इसलिए माँ बाप सुबह से शाम तक घर से बाहर रहते हैं। इसके पीछे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, बच्चों का व्यवहार कैसा है, बच्चे कौन से बच्चों के साथ घूम रहे हैं, बच्चे का संगति कैसा है, उनका जो दोस्त है वो हिंसक प्रवृत्ति का है कि अहिंसक प्रवृत्ति का है, उसके घर के लोग क्रिमिनल प्रवृत्ति के हैं, कि किस कंडीशन में है वो लोग, इसके बारे में माँ बाप नहीं सोचते, शिक्षकों को भी समझ में नहीं आता है। सारी दुनिया में माँ बाप अपने रोजी रोजगार को देके बच्चों को अच्छे अच्छे पैसे देके अच्छे अच्छे स्कूल में भर्ती करवा दिया जाता है, लेकिन हम कभी पलट कर नहीं देखते कि हमारे बच्चे की मानसिकता कैसे गुजर रही है, बच्चा हमारे बारे में क्या सोचता है, घर के बारे में क्या सोचता है, घर के लोगों की इज्जत नहीं करता है, टीचरों की इज्जत नहीं करता, आपस में भाई बहन की इज्जत नहीं करता है, क्योंकि उसके मन में वो अजीब सी भावनाएं जन्म ले चुकी होती हैं। बच्चा सोचता है कि जो बच्चा उसे सिगरेट का ऑफर कर रहा है या कुछ नशा का ऑफर कर रहा है वो दोस्त उसको अच्छा लगने लगता है, वो उसके पीछे भागने लगता है। और जो लोग उसको मना करते हैं वो सोचते हैं कि ये लोग मेरे को मना कर रहे हैं, मेरे लिए अच्छा नहीं सोचते, मुझे पैसा नहीं देते। कभी कभी आप ऐसा केस देखने को मिलते हैं कि माँ बाप से बच्चा मोबाइल का मांग करता है या गाड़ी मोटरसाइकिल का डिमांड करता है, और यदि माँ बाप के द्वारा से पूरा नहीं किया जाता तो बच्चा सुसाइड कर लेता है, छोटे से उम्र में सुसाइड कर लेता है। ऐसे बहुत सारे केस देखने को मिलते हैं। ये बहुत बड़ा खतरा है हमारे इस देश के लिए, हमारे स्कूलों के लिए। बच्चे का पूरी जिम्मेदारी सिर्फ माँ बाप की नहीं होती है, ये जिम्मेदारी होती है टीचरों का, क्योंकि बच्चे अपने घर से निकलकर माँ बाप उसे अपने बच्चों को स्कूल के
कहना चाहिए गोद में, स्कूल के गोद में, आप टीचरों के गोद में पर चले जाते हैं। फिर टीचरों की दायित्व हो जाता है कि वो बच्चों को समझे कि बच्चे किस इन्वायरमेंट से आते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी, हम ऐसा एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं। एक मूवी था तारे जमीन पे करके, तो उसमें यह दिखाया गया था, एक बच्चा था जो उन्होंने पेंटिंग बनाया था। उस पेंटिंग में यह दिखाने की कोशिश करता था कि उसके माँ बाप और उसके जो भाई है वो एक साथ है, और वो धीरे धीरे वहां से कट होते जा रहा है, मतलब उससे कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इसी प्रकार से हम लोग ऐसे बहुत सारी चीजों में देखते हैं कि यदि अगर हिंसा उनके मन में अगर पनप जाता, बच्चा शांत हो तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे बच्चे शांत नहीं रहते, वो गलत दिशा में जाने का प्रयास करते हैं, और बहुत सारे बच्चे गलत दिशा में भी चले जाते हैं, नशा की दुनिया में चले जाते हैं, न गलत प्रवृत्तियों में चले जाते हैं, गलत चीजों में चले जाते हैं। और इसका बहुत सारा श्रेय मीडिया को भी जाता है या हमारे मोबाइल को भी जाता है। बच्चे के हाथ से जब जब से हमने जो तकनीकी सामान दिया हुआ है, बच्चा उसका यूज कम करता है और गलत चीजों को खोल कर देखता है। गलत चीजों को जब देखने से उनकी मानसिक प्रवृत्ति बदलने लगती है बहुत ज्यादा, और वो चीजों में इन्वॉल्व होने लगता है, धीरे धीरे कब समावेश हो जाता है उस मोबाइल की दुनिया में। वो दुनिया बहुत खतरनाक है, कहना चाहिए गूगल की दुनिया, कि माँ बाप को भी पता नहीं चल पाता कि उसका बच्चा कौन सी दुनिया में जी रहा है, और टीचरों को भी समझ में नहीं आ पाता है कि बच्चों को कैसे सुधारा जाए और चीजों को कैसे। इसीलिए यहाँ पे विद्यार्थियों के द्वारा किए जा रहे जो हिंसा है, ये उसी चीजों के बारे में बताया जा रहा है कि सहपाठियों को मारना पीटना धमकाना। बच्चा जब बहुत ज्यादा मानसिक रूप से परेशान होता है, तभी एक कदम उठाता है कि तुरंत उसका हाथ उठ जाता है, किसी को मारना पीटना या गाली देना, या आपस में जोर शोषण करने की प्रवृत्ति जानना। यह सहपाठी का जो बच्चे हैं उसे काफी पुस्तक गुस्से में आके फाड़ देना, या उनके पेन को चुरा लेना, या गाली गलौज करना, या दीवारों पर गलत बातें लिख देना, ये सब उनकी मानसिक चीजों को उभारता है कि बच्चा किस प्रवृत्ति का बन चुका है। अब क्योंकि ये बच्चा विद्यालय में रहता है, बचपन से आकर 12वीं तक हमारे ही पास रहता है, तो विद्यालयों के सारे टीचरों को, वहाँ के शिक्षा विभाग से लेकर सब चीजों को बार बार फीडबैक लेना चाहिए, या ऐसा कुछ प्रयास करना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि यदि बच्चा इस दुनिया में अगर प्रवेश कर गया है, तो हमें ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए कि इस बच्चों को इस नशे की दुनिया से, ये गलत तकनीकी की दुनिया से, या गलत चीजों की दुनिया से उसे बाहर निकाला जा सके। इसके बाद होता है विद्यालय में हिंसा के कारण। विद्यालय में हिंसा के कारण में आपको बताया गया है। पहला देखो ऊपर में लिखा हुआ है, विद्यालय में हिंसा का कारण, शिक्षक के द्वारा दी जाने वाली हिंसा का कारण। अगर शिक्षकों के द्वारा जानबूझकर अगर नहीं भी होता है या करने का प्रयास किया जा रहा है, आप एक फोटो में देख ही सकते हैं, एक टीचर के हाथ में छड़ी है, बच्चे अपना हाथ आगे बढ़ाया हुआ है। इस प्रकार का चीजें ये होता है कि जब शिक्षक बहुत ज्यादा प्रयास करने का कोशिश कर रहा है, बच्चा सुनता ही नहीं, वो उदंड प्रकृति हो जाता है, तो शिक्षक को ऐसा लगता है कि शायद मारपीट करने से, या उसे डांटने से, या उसे अपमानित करने से बालक में सुधार आ सके। उसी के बारे में बताया गया कि शिक्षा का मानसिक संतुलन ठीक नहीं होना। शिक्षक भी एक इंसान होगा, अगर वो बहुत प्रयास करता है, घर में भी या तनाव से ग्रस्त होकर आता है, या अपने परिस्थिति से ग्रस्त होकर आता है, और स्कूलों के वातावरण में भी इस प्रकार का देखने मिलता है कि बच्चों का बात नहीं होता है, तो शिक्षकों का मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाता है, जो नहीं होना चाहिए। शिक्षकों का प्रबंधन पर अत्यधिक दबाव, अगर प्रबंधन का या वहाँ के बोलते कि आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए, बहुत अधिक तनाव में जब शिक्षक आ जाता है, वो तनाव जाकर अपने शिक्षकों, छोटे शिक्षकों को देते हैं, वो शिक्षक अपने स्टूडेंट को देते हैं, और स्टूडेंट आपस में शेयर करते हैं। तो ये जो तनाव है वो ऊपर से नीचे तक आते आते वो बहुत ज्यादा उनपे दबाव बन जाता है। अयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति, कभी कभी हमें ऐसा देखने को मिलता था कि जब से पहले बीएड जल्दी कंपलसरी नहीं हुआ करते थे, कंपलसरी सभी शिक्षकों की भर्ती की जाती थी, ये भी यही देखा जाता था कि वो उस विशेषज्ञ है उस सब्जेक्ट के नहीं है, और उसको भर्ती करने के बाद बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, शिक्षकों के द्वारा क्या पढ़ाया जा रहा है, उसकी जानकारी ना ऊपर वाले को होती थी, ना शिक्षकों को होती थी, ना शिक्षा विभाग को होती थी। इसे पूरा जो शिक्षा जगत का जो शिक्षा पद्धति है, बच्चा पढ़ रहा है बस पास हो रहा है, लेकिन उसे ज्ञान प्राप्त नहीं करता, सिर्फ बच्चा पास होने निकल जाता था। तो ये बहुत सारी स्थितियां उसमें बताया जा रहा है। शिक्षकों का बाल मनोविज्ञान का ना होना, ज्ञान ना होना का मतलब होता है कि यदि एक शिक्षक का बाल मनोविज्ञान का अगर उसे ज्ञान नहीं होगा,
वो बालकों की मानसिक स्थिति को नहीं समझ सकते हैं या उनके बारे में नहीं जान सकते हैं, तो वो कभी भी उसका सुधार नहीं कर सकते। कहीं कभी हमेशा शिक्षकों को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत ही अनिवार्य है। अगर आपके पास साइकोलॉजी, अगर आप बच्चे को समझने की शक्ति नहीं है, अगर उसकी मानसिक स्थिति को समझने की शक्ति नहीं है, तो हम कभी भी बच्चों में हिंसात्मक प्रवृत्ति को नहीं रोक पाएंगे, बदलना नहीं सफल कर पाएंगे। शिक्षक पर अत्यधिक कार्यभार होना भी एक कारण हो सकता है, शिक्षकों का कार्य से संतुष्ट होना भी कारण हो सकता है, और शिक्षकों का पर्याप्त वेतन नहीं होना, काम बहुत ज्यादा होना, इस कारण चिड़चिड़ाहट करने भी शिक्षक बहुत अधिक अपने बच्चों पर या स्टूडेंट पर ध्यान नहीं दे पाते। ये बहुत सारे कारण है। इसके बाद बताए गए हैं बच्चों के द्वारा दी जाने वाली हिंसा के कारण। बच्चों के द्वारा की जाने वाली, अभी तक तो शिक्षकों के बारे में था, अब देखिएगा बच्चों भी एक दूसरे पर हिंसा करते हैं। बच्चों की पारिवारिक पृष्ठभूमि का फिक्र होना, हमने कहा कि बच्चा जैसे स्लम एरिया से आ रहा है या कौन से एरिया से आ रहा है, उसके माँ बाप नशा कर रहे हैं, पिताजी कहीं मारपीट कर रहे हैं, दिन भर गाली कर देते हैं, तो बचपन से बच्चा जब आंख खुलते ही इन्वायरमेंट को देखता है कि गाली देना है, मारपीट करना है, तो उसकी जो प्रवृत्ति होती है वो वैसा ही ढल जाता है और उसे बहुत जल्दी से नहीं सुधारा जा सकता। तो बालक जब स्कूल में प्रवेश करता है तो वो अपने पूरे वातावरण के साथ प्रवेश करता है, और अलग अलग प्रकार के संप्रदाय और स्कूल के में जो बच्चे आने वाले हैं, वो वैसे ही बच्चे हमारे पास आते हैं जिसे हम लोग एकदम समावेश बैठा तो सकते हैं क्लास में, लेकिन आप मानसिक स्थिति को पढ़ नहीं सकते हैं। इससे बच्चों को का परिवेश अलग अलग दिशा में जाता है। बच्चों के आसपास का परिवेश दूषित होना एक कारण है। माता पिता के द्वारा दिए जाने वाला दंड, यदि बच्चा किस स्थिति में है, माँ बाप को अगर पता नहीं है, बच्चा को नहीं पढ़ने के कारण खाली गाली दिया जा रहा है, तो बच्चा कभी भी इस चीजों को समझ एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो हमेशा हिंसक ही बनेगा। अगर हमेशा घर में उसे डांट पड़ता है, भाई बहन से डांट पड़ता है, माता पिता से डांट पड़ता है, तो बच्चा को कभी भी सुधारा नहीं जा सकता। इसके लिए माँ बाप को चाहिए कि बच्चे के साथ बैठे, उनकी मानसिक चीजों को समझे, प्रयास करे, उनके होने वाले जो आने वाले जो उनके साथ जो उनके विद्यार्थी हैं, कहना चाहिए उनके जो फ्रेंड है, उनका देखे कि उनका ग्रुप कैसा है। कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि पूरी हिंसे प्रवृत्ति से भरा हुआ बच्चा है, चारों तरफ उसके उन लोगों के साथ उठना बैठना, तो वो बालक भी धीरे धीरे हिंसक प्रवृत्ति का बन सकता है। फिर होता है शिक्षकों के द्वारा कक्षा एवं कक्षा के बाहर दिए जाने वाला दंड। अगर आप बार बार स्कूल से अवहेलना होकर आता है, बालक घर आता है, तो उसे स्कूल जाने का मन नहीं होगा, वो बार बार बहाना लगाएगा, स्कूल नहीं जाएगा, टीचरों से नाराज रहेगा, और धीरे धीरे उनकी मानसिक प्रवृत्ति हमेशा खराब होते जाएगी। ये भी एक कारण है। बच्चों का ध्यान पढ़ाई में नहीं लगना, रुचि न लेना, बच्चों पर बहुत अधिक कोर्स का दबाव होना या सब्जेक्ट का दबाव होना या उनका परीक्षा का दबाव होना। यदि हम बच्चों पे समय समय पर उसे सही ज्ञान नहीं दे पाते, उनकी सही समय पर जांच नहीं कर पाते और एकदम से उसे बहुत अधिक कार्यभार देते हैं, तो बच्चे से चिड़चिड़ाहट महसूस करेगा और उसमें नकारात्मक शक्ति का प्रवेश होगा। इस प्रकार से दोनों चीजों को बताया गया है। इसके बाद होता है विद्यालय में हिंसा का प्रभाव। विद्यालय पर हिंसा का जो प्रभाव दिया गया है उसको देखिएगा। सर मेरी आवाज आ रही है सबको? हेलो, आवाज आ हाँ रही है? आ रही है आवाज, आपकी आ रही जी जी जी। है। हाँ आ रही है, आवाज विद्यालय, आ रही है। हाँ जी सर। विद्यालय पर हिंसा का प्रभाव, हिंसा का प्रभाव देखिएगा, विद्यालय पर हिंसा का भी प्रभाव पड़ता है। ये बताया गया है कि शाला त्याग में वृद्धि। कभी कभी ये स्कूल के साथ साथ बड़े बड़े जैसे मेडिकल कॉलेज के बारे में भी बताया गया है, स्कूलों के बारे में बताया गया है कि अगर बच्चा अगर साधारण बच्चा है और बड़े बड़े स्कूलों में भर्ती किया जाता है, बड़े बड़े स्कूलों के बीच उसे उठना बैठना है और लगता है कि बच्चा ही मेरे प्रवृत्ति के जैसे लोग नहीं है या मेरे बराबर के लोग नहीं है, तो बच्चा हमेशा शाला त्याग छोड़कर स्कूल को जाना चाहता है। या अगर उसे बहुत ज्यादा रैगिंग कर रहे हैं स्कूल में बच्चे, या आपस में कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, उसे बहुत परेशान करते हैं, तो बच्चा स्कूल छोड़कर जाने को उसे बहुत ज्यादा प्रयास करना होता है। ये भी एक कारण है। दूसरा कारण है विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव। अगर स्कूल का वातावरण हमेशा ऐसा है कि शिक्षकों का बार बार दंडित किया जाना, दंड देना मानसिक शारीरिक रूप से पर प्रभाव डालता है, तो बच्चे के स्वास्थ्य पर, खासकर उनके मानसिक स्वास्थ्य पर चीजों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। फिर बताया गया है हिंसक प्रवृत्ति का विकास होना। हिंसक प्रवृत्ति का विकास होना जरूरी नहीं कि बच्चा घर में ही हिंसक प्रवृत्ति का विकास हो। अगर स्कूल आने के बाद उसको ऐसा बच्चा मिल जाता है कि उनको हिंसा का बढ़ावा देने वाला है, या उसको ग्रुप ऐसा मिल जाता है
या टीचर बार बार उसको परेशान करते हैं, तो वो बच्चा सुधरने की जगह और हिंसक प्रवृत्तियों से बढ़ जाती है। और इसका प्रभाव वो ये होता है कि वो बाकी बच्चों को परेशान करना चालू करता है, बाकी बच्चों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है, स्कूलों को बच्चों को नुकसान पहुंचाता है, स्कूलों की जो संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है। इस प्रकार से इसका प्रभाव विद्यालय पर भी पड़ने लगता है। फिर देखा जाता है कि शिक्षक के उद्देश्यों का पर बाधक है। हिंसा प्रवृत्ति में चलने वाले बच्चों को हम जब तक समझ नहीं पाते हैं कि हमारे पास कितने बच्चे इस प्रकार के हैं जो उग्र है, उदंड है, या उनके अंदर शिक्षा धरा हुआ है, या बच्चों की किस चीजों की जरूरत है, और अगर हम उनकी मानसिक चीजों को नहीं समझ पाते, बाहर नहीं निकल पाते, तब तक ना ही हम बच्चों का कौशल विकास कर पाएंगे, न ही बच्चों में अहिंसावादी बना पाएंगे, न ही बच्चों का विकास कर पाएंगे, ना ही बच्चों का पढ़ाई ठीक से करवा पाएंगे, ना ही उनको आगे बढ़ा पाएंगे। ये भी बहुत बड़ा वादा होता है। इसके बाद होता है कि बाल अपराधियों का विकास। बाल अपराधियों का विकास मतलब होता है कि एक बच्चा बाहर जाकर अगर कुछ नशा कर रहा है, दूसरा बच्चा उसको देख के नशा कर रहा है, तीसरा भी चालू कर रहा है, उसके बाद बच्चा का जो स्थिति, मानसिक स्थिति, वो क्यों कोई और दिशा में चला जाता है। तो ये भी हमारे स्कूल का बहुत सारे स्कूलों में ऐसा पाया गया है, देखा भी गया है कि बच्चा स्कूल से बाहर निकलकर नशा कर लेता है, और उसकी जो मानसिक स्थिति धीरे धीरे खराब हो जाती है। ना ही माँ बाप को समझ में आता है ये चीजें, ना ही स्कूल के टीचरों को समझ में आता है। तो हम बच्चों को सुधार भी नहीं पाते, और हमारा जो स्थिति है वो बहुत खराब हो जाता है स्कूलों का। फिर होता है अधिगम उपलब्धि में बाधा। अधिगम मतलब सिखाने में, उपलब्धि मतलब बच्चों में अचीवमेंट कैसे करवाएं। यदि बच्चों की प्रवृत्ति हिंसक है तो हम उसको अचीवमेंट वो प्राप्त ही नहीं कर पाएगा, नहीं हम उसे करवा पाएंगे, नहीं उसे सुधार कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम सुधारने का प्रयास करते हैं और सुधारते सुधारते उसे सिर्फ दंडित करते हैं कि बच्चा दंड के द्वारा सुधरेगा, और बच्चा दंड से और उदंड हो जाता है, तो ये तो बहुत बड़ा हमारे लिए चुनौती का भी विषय है कि फिर हम बच्चों को कैसे सुधारें। इसका होता है आप लोगों को प्रजातंत्र के विकास में बाधा। यदि एक स्कूल से बच्चा अच्छा नागरिक बनकर नहीं निकल पा रहा है, बच्चे को अच्छा विकास नहीं दे पा रहे, उसका स्किल डेवलपमेंट नहीं कर पाए हैं, तो हम हमारी जो स्थिति होती है वो अच्छा नागरिक अगर हम नहीं बनाते, तो हमारा प्रजातंत्र में हर बच्चा, हर इंसान एक कम हो जाता है, और हिंसा अहिंसावादी की जगह हिंसक बच्चे निकल पाते हैं। तो ये हमारे पूरे प्रजातंत्र के लिए भी खतरा हो जाता है। फिर होता है हिंसा को एकमात्र विकल्प मानना। हिंसा को एकमात्र विकल्प मानना, ऐसा माना जाता है कि जब शिक्षक विद्यालय में अनेक प्रकार की हिंसाओं के द्वारा अपनी बात मनवाने का प्रयास करते हैं, तो बच्चों को ऐसा लगता है कि समाज की सभी समस्याएं सिर्फ हिंसा से हल हो पाती है। जैसे एक बच्चा अगर कहीं एक प्रेम से अगर किसी के साथ बात करे, कुछ है, सामने वाला बच्चा साथ देता है, लेकिन वो बार बार करने पर अगर मारपीट से अगर कोई सामने वाला बच्चा उसकी बात मानने लगता है, तो बच्चों को ऐसा लगता है कि हाँ, मैं जो तेज आवाज करता हूँ, मैं जोर से चिल्लाता हूँ, तो सब लोग मेरे शांत हो जाते हैं क्लास में, सब लोग मेरी बात मानने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन बच्चे की सोच ऐसा हो जाता है, जिसे बदलना बहुत आवश्यक है। उसके बाद होता है अहिंसात्मक विद्यालय में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो इसमें बताया गया है बाल केंद्रित शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, उसे महत्व देना। बाल केंद्रित शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग, इसका मतलब होता है कि प्रजातांत्रिक बच्चों में प्रजातांत्रिक गुणों का विकास करना। एग्जाम्पल ये बताया जाता है कि यदि आपका स्कूल में बच्चों को कंपटीशन, बार बार कंपटीशन करवाएंगे, किसी एक को बोलेंगे फर्स्ट आ गया, ये बहुत अच्छा बच्चा, ये सेकंड आ गया, बहुत अच्छा, बाकी बच्चों को महत्व नहीं देते, तो ये शिक्षण पद्धतियां हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। हमारे लिए प्रतियोगिता का आयोजन करना इतना आवश्यक नहीं है। हमारे लिए आवश्यक है बच्चों को पार्टिसिपेट करवाना, सहयोग की भावना करना, और सभी बच्चों को प्रोत्साहन देना, तभी ये सफल हो पाएगा। उसके बाद होता है कि जैसे बाल मनोविज्ञान को महत्व देना। बाल मनोविज्ञान को महत्व देने का मतलब होता है कि यदि कोई बालक पेंटिंग में आगे है, कोई रंगोली में आगे है, कोई स्पीच देने में आगे है, कोई भाषण में आगे है, कोई निबंध लिखने में आगे है, कोई किसी चीज विशेष उसकी विशेषता है, तो उसे उजागर करिए, उसे सामने लाइए, उसे सब सबके सामने सिखाने का प्रयास करिए, बाकी बच्चों को उदाहरण दीजिए। इस प्रकार से हम बाल मनोविज्ञान को महत्व दे सकते हैं।
फिर बताया गया है योग्य एवं चरित्रवान शिक्षकों की नियुक्ति करना। स्कूलों में और कॉलेजों में सबसे बहुत आवश्यक है कि योग्य और चरित्रवान शिक्षकों की नियुक्ति किया जाए। यदि हम ऐसे शिक्षक की नियुक्ति कर देते हैं जो कुछ चरित्रवान नहीं है या योग्य नहीं है, उन्हें वो चीजों का विशेषता नहीं है या विशेषज्ञ नहीं है, और हम बच्चों को उनके सामने पेश किया जाए, तो जो व्यक्ति सही खुद भी सही नहीं है तो वो दूसरे को क्या सिखा सकते हैं। हमें अपने बालकों को एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए एक अच्छे नागरिक शिक्षक की जरूरत होती है, जो हर स्कूलों को चयन करके इसमें रखना चाहिए। फिर होता है आपका अहिंसा प्रद अहिंसाप्रद फिल्मों का प्रदर्शन करना। आप देखिएगा छोटे छोटे स्कूलों में डिस्प्ले होता है, प्रोजेक्टर लगाया जाता है, ताकि बच्चा वो तो बहुत कोमल स्वभाव का होता है, जब बच्चे को मुंह से बोला जाता है तो बच्चों को इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बच्चों को जब फोटो दिखाया जाता है, चित्र दिखाया जाता है, फिल्में दिखाई जाती है, कोई अच्छी बातें दिखाई जाती सिखाई जाती है, तो बच्चा से बहुत इम्प्रेस होता है, घर जाके बताता है कि मम्मी हमने ये देखा ये सीखा। वो चीजों को स्कूलों में ही सिखाया जा सकता है। अगर उनकी मानसिक स्थिति को बदलना है तो आपको शुरू से बच्चों का बच्चे के बचपन को ही पकड़ना पड़ेगा, और बचपन से ही उन्हें अहिंसावादी चीजों के बारे में बताना पड़ेगा। मीडिया का भी प्रयोग किया जा सकता है, बार बार फीडबैक ले सकते हैं, बार बार बच्चों का सभी स्कूलों का सर्वे करवाया जा सकता है, उनके पेरेंट्स को बुलाकर पूछा जा सकता है कि आपके बच्चों में क्या परिवर्तन आ रहा है, या आपके बच्चे क्या सोचते हैं घर जाकर। उन्हें बार बार ऐसे पूछने से पेरेंट्स मीटिंग इसलिए लिया जाता है क्योंकि बच्चों से उनके पेरेंट्स से बात की जा सके, उनके बच्चों में इतना बदलाव अगर आ रहा है तो क्यों आ रहा है, बच्चा परेशान हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये सब बहुत आवश्यक चीजें हैं। इसके बाद बताया गया है विभिन्न उत्सवों का आयोजन किया जाए। विभिन्न उत्सव का मतलब होता है कि बच्चा जो होता है वो अलग अलग जाति संप्रदाय का आता है, वो सिर्फ घर में अपने ही त्योहारों को मनाता है, लेकिन स्कूलों में वो सभी के त्योहारों को मनाता है, सभी की चीजों को जानने का अवसर मिलता है। इसका मतलब उसका जो कौशल विकास होता है, उसका जो दिमाग का और उनका जो परिवार बनता है, स्कूल का जो परिवार होता है, उससे बच्चा बहुत अधिक सीखता है, उसमें राष्ट्रीय भावना जागृत होती है और वो सोचता है कि पूरे लोग अपने हैं, उसमें अच्छी भावना का विकास होता है। इसलिए उन चीजों को बदला जा सकता है, और जो सबसे ज्यादा है विद्यालय में ही इस चीजों का आयोजन कर सकते हैं और चीजों को बदला जा सकता है। उसके बाद होता है संवेदनशीलता का विकास करना। संवेदनशीलता मतलब होता है, हमने बताया कि जब आपका दिया बनाते हैं उस समय मिट्टी बहुत कच्चा होता है, उसे जैसा मोड़ा ही जाएगा मिट्टी का दिया वैसा ही बन जाएगा। उसके बाद अगर वो मिट्टी का दिया एक बार सूख गया और पक गया, उसके बाद उसे सिर्फ तोड़ा जा सकता है, उसे बदला नहीं जा सकता। उसी प्रकार से हमारा जो बच्चा होता है, आप बचपन में उसका जब दिमाग कोमल होता है, बच्चा बहुत सत्यवादी होता है, उस समय अच्छी अच्छी बातें सिखाकर उन्हें संवेदनशील बनाकर उन्हें लोगों के प्रति, माँ बाप के प्रति, गुरुओं के प्रति, भाई बहन के प्रति, बड़ों के प्रति उन्हें आदर करना सिखाया जा सकता है, उनकी संवेदनशीलता को बढ़ाया जा सकता है। फिर है आपका एकता शिविर का आयोजन करना। एकता शिविर का आयोजन इसलिए जरूरी है, जब तक आपने देश प्रेम की भावना या पूरा आपने एकता की भावना बच्चों में विकास नहीं करेंगे, तब तक बच्चा अहिंसावादी नहीं बन सकता है। फिर है आपका पाठ्य पुस्तकों में अहिंसा का समावेश करना। अगर सिर्फ मुंह से बोलने से नहीं होगा, आपको उस चीजों को लागू करना पड़ेगा, उस चीजों को समझाना पड़ेगा, उस चीजों को डिस्प्ले करना पड़ेगा, उस चीजों को नाटक में प्रदर्शन करना पड़ेगा, उस चीजों को सिखाना पड़ेगा। और बच्चे जब खुद महसूस करने लगते हैं कि ये गलत है और ये सही है, तभी चीजों को सही किया जा सकता है। फिर होता है परामर्शदाता का प्रयोग। यदि आपके विद्यालय में कोई स्पेशल शिक्षक है या नहीं है, तो आप एक परामर्शदाता को अपने स्कूल में लाकर उन चीजों को बच्चों के सामने, अपने शिक्षकों के सामने, सबके सामने उनका आयोजन कर सकते हैं, और बहुत अच्छे से उनको बदलाव किया जा सकता है। इस प्रकार से हम अपने जो पूरा स्वरूप है उसे काफी हद तक बदल सकते हैं। ये चीजें हमें खाली बोलने से नहीं होगा, हमें अपने स्कूलों में, अपने महाविद्यालय में, कभी कभी आप देखिएगा जब हमारे महाविद्यालय में बच्चे आते हैं तो पूरे मैच्योर्ड हो चुके होते हैं। अगर आप बोलेंगे कि ऐसा करो, आप नैतिक शिक्षा से तो सुधार लो, अहिंसावादी बना दो, तो वो बच्चे कभी नहीं बनते। उन्हें तो स्कूलों के वो बचपन का जो फूल पत्तों के बीच खेलना, और बच्चे को केजी वन के जो बच्चे होते हैं उनके वहां से जब तक आप मोड़ कर नहीं लाएंगे, हम बड़े बच्चों को यहाँ पे एकदम से अचानक से नहीं बदल सकते। यही चीजें अहिंसावादी पे महात्मा गांधी कहते थे कि ये जो चीजें हैं, शुरू से उन्होंने बुनियादी शिक्षा पर जोर दिया था। बुनियादी शिक्षा पर इसलिए जोर दिया था
कि उस समय पता है जब हमारा भारत आजाद हो जाएगा, जब हमारे पास जब पाकिस्तान भारत आजाद हुआ था, उन्होंने एक फिल्म के जरिए बताया था, गदर फिल्म के जरिए, कि कितना हिंसा हुआ था। हिंसा में लोग इतने डरे हुए हुए थे कि लोग लोग अपने जब शिक्षा का हमारा स्टार्ट हुआ, शिक्षा पद्धति पहली बार आई आपका 64 से लेके 86 तक, तो देखिएगा शिक्षा पद्धति में कोई बदलाव ही नहीं आता, सिर्फ नियम बनते थे, नीति बनती थी, लेकिन बदलाव नहीं आता था। इसका सबसे बड़ा कारण था लोगों का भय, उनका डर होना, और उस कारण से जो शिक्षा नीति बनती थी पुस्तकों में या फाइलों में बनती थी, फाइलों में बंद हो जाया करती थी। उसके बाद जब सरकार को वास्तव में लगने लगा कि बाकी जो देश है वो उनका जो शिक्षा उतना उजागर है कि छोटे छोटे बच्चे बहुत बड़ी बड़ी चीजें, उद्योग और धंधे नौकरी तक प्राप्त कर सके, उनका ज्ञान हमसे कहीं ज्यादा है, तो उन्होंने चीजों को लाया। लेकिन उनके साथ साथ हमें ये भी लाना पड़ा कि बच्चा, हमारा बच्चा किस मानसिकता से गुजर है। सबसे पहले उसे हिंसक प्रवृत्ति से निकालकर अहिंसक बनाना, फिर उसके स्कूल से उनके घर के वातावरण को सुधार करना, उनके मानसिक चीजों को सुधार करना, उनके स्किल डेवलपमेंट कराना, उनकी सहानुभूति प्राप्त करना, बहुत सारी चीजों में बदलाव लाने के बाद ही आप बच्चों को अहिंसावादी बना सकते हैं। तो यही हमारा रिजल्ट रहा। और हमारा यही लिखा गया है कि स्कूल और वातावरण की शिक्षा पर जो मतलब जितने भी कार्यक्रम का आयोजन करना है, वो कॉलेज में आयोजन करने के पहले आपको प्राथमिक स्कूल से लेके, स्कूल से लेके, वहाँ के बहुत अच्छे शिक्षक से लेके, वहाँ के प्रबंधक को लेके, मैनेजमेंट को लेके, शिक्षा विभाग को लेके, जब तक इस चीजों का प्रयास नहीं किया जाएगा, तब तक हम अकेले इस चीजों को नहीं सुधार सकते हैं। और इन सब चीजों को सुधारने से हम देश को बहुत अच्छा नागरिक दे सकते हैं। धन्यवाद। आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो कर सकते हैं। किसी को प्रश्न करना हो तो कर सकते हैं। हेलो। शेयर स्टॉप कर लीजिए, हम जी 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 स्क्रीन पे सब आ जाएंगे। जी चलिए, जी। खूब बधाई आपको, अच्छा रहा लेक्चर। धन्यवाद। जी। बड़े क्वेश्चन होंगे तो कर सकते हैं स्टूडेंट। दीदी जागेश्री मैम कंटिन्यू करिए। धन्यवाद मैम। आज के आपके विषय और आपका वक्तव्य बहुत अच्छा रहा। आगे के आभार व्यक्त करने के लिए मैं एक मिनट, नारायण क्वेरीज सर को नहीं है आमंत्रित क्या? करना कुछ चाहूंगी। क्वेरीज नहीं है तो 2 मिनट हम भी लेना चाहेंगे। आप लोगों का टाइम अभी बाकी है। देखिए, जैसे जैसे समाज में परिवर्तन होता जाता है ना, तो उस हिसाब से आवश्यकता महसूस होने लगती है कि हमें किस दिशा में अपना प्रयास करना चाहिए। तो एनईपी के तहत जो वैल्यू एडेड कोर्सेज लागू किए गए, इनकॉर्पोरेट किए गए हैं, उसकी आवश्यकता महसूस की गई, तभी वो कोर्सेज लागू किए गए। जैसे मैडम ने अभी बताया कि हिंसा की प्रवृत्ति बच्चों में बढ़ रही है, नैतिकता कम हो रही है, ये बहुत अहम कारण है। और ये हिंसा अहिंसा जो है ना, वो हमारा मेंटल स्टेट होता है। जब हम इरिटेट होते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होता है, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ अवर बिहेवियर, इज द रिफ्लेक्शन ऑफ अवर व्यूज, अवर थॉट्स। तो हमारे जब प्रेशर बढ़ता है किसी चीज का और हम इरिटेट होते हैं, तो फिर हम वो उस तरह से रिएक्ट करने लगते हैं। तो बहुत जरूरत होती है इस समय कि कोई हमें समझाए, बताए, रास्ता दिखाए, मार्गदर्शन करे कि हम अपने आप को बैलेंस कर सकें। तो इसीलिए ये हम जो वैल्यू एडेड कोर्स के द्वारा नैतिक शिक्षा देने के लिए पहल की जा रही है, ये इसीलिए की जा रही है कि बच्चों को मॉरल वैल्यू समझाई जाए, जिसकी आजकल बहुत कमी देखी जा रही है। तो हम जो इतना सुने ये सारी बातें, तो हमको यही समझ में आया कि इसीलिए बहुत बड़े चेंज की जरूरत थी, और वो हमारे शिक्षाविदों ने ये बहुत अच्छा प्रयास किया है कि इस तरह का चीजें लागू
की जा रही, ताकि हम सभी जो अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को भूल रहे हैं, संस्कार बच्चे अच्छे नहीं ले पा रहे हैं, तो उस दिशा में प्रयास सभी को करना है, पेरेंट्स को भी करना है। पेरेंट्स भी उतने रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि वो इतना टाइम स्पेयर नहीं कर पा रहे हैं अपने बिजी शेड्यूल के कारण कि बच्चों को अच्छी बातें अलग से बिठा कर सिखा सकें। तो वो उनकी अपनी जरूरतें हैं इस तरह की। तो इसीलिए बेस्ट सोल्यूशन यही है कि शिक्षा में वो बातें इनकॉर्पोरेट कर दी जाए, ताकि, क्योंकि टीचर को जब बच्चा सुनता है ना सामने, तो वो ध्यान पूर्वक सुनता है, पेरेंट्स की बात चलते फिरते भी सुन लेगा, लेकिन टीचर को सुनता है तो बैठकर उसको सुनना उसकी मजबूरी हो जाती है, तो वो ज्यादा उस चीज को अडॉप्ट या ग्रास्प करने के चांसेस रहते हैं। और तो यही बोलना चाह रहे थे, और किसी को यदि कुछ बोलना हो तो ठीक है। थैंक यू। मैडम, मॉरल वैल्यूज स्कूल कॉलेज में तो जरूरी है, लेकिन जैसा आपने कहा, स्कूल में ज्यादा है, पेरेंट्स या घर पे कम, वो ज्यादा घर पे ज्यादा जरूरी लगता है अब तो मुझको। अभी देखिए, पहले पेरेंट्स स्कूल के टीचर्स के ऊपर छोड़ देते थे, डांटो मारो कुछ भी करो। अभी अगर टीचर थोड़ा भी कुछ बोल देते हैं तो बच्चों को बहुत खराब लगता है, तो जो पेशेंस लेवल है उनका वो भी खत्म होते जा रहा है। खत्म। पेरेंट्स को, हाँ, पेरेंट्स को ना ये बताना पड़ेगा कि सबकी इज्जत करें, और जो टीचर्स आपके बोलते हैं वो ठीक बोलते हैं, उसका सम्मान करें और माने। और आप ठीक बोल रहे हैं, अगर दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब में हैं, हम्म। अगर जॉइंट फैमिली वही, आजकल होती नहीं कि दादा दादी भी साथ में रहें, सही न्यूक्लियर बात। फैमिली बढ़ती जा रही है, तो ये सब भी उसके कारण हो सकते हैं। हाँ, यही हम बोल रहे कि उतना टाइम नहीं दे पाते ना बच्चों को। बच्चों की भी बहुत गलती नहीं है, उनको मतलब उस तरह से गाइडेंस की उतना ज्यादा। जरूरत है। अब पहले हाँ, जॉइंट फैमिली दोनों होते थे, तरफ से। मॉरल हाँ, वैल्यूज तो बड़े कभी हम लोग लोगों ने जो पढ़ाने रहते की थे ना। बात सुनी नहीं, सोची नहीं, लेकिन अब हर कोई यही बोलता है कि बहुत जरूरत है। हमारे यहाँ हाँ, फार्मेसी में प्रिंसिपल हैं शराफ सर, हाँ, तो वो, हाँ, हम लोग चूंकि एजुकेशन कॉलेज के फैकल्टीज है ना, तो वो अक्सर बोलते हैं कि एक सेशन हमारे यहाँ मॉरल वैल्यूज पे किसके लिए बोलते हैं, टीचर्स के लिए लेने बोलते हैं, उनके फैकल्टीज के लिए, क्योंकि सारे यंगस्टर्स हैं उनके यहाँ जो स्टाफ हैं, तो थोड़े बोल्ड भी हो गए हैं बच्चे, अच्छी बात है, लेकिन देखिए सर, संभाल वो के तो रखें। बहुत बहुत ही सामान्य सी बात है ना, टीचर्स उसको फॉलो नहीं करेंगे। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। यदि आप उदाहरण ही अपने आप को नहीं बना पा रहे हैं, तो आप बच्चों को क्या सिखाएंगे, और उनसे एक्सपेक्टेशन आप सही कैसे बात, रखेंगे ना। तो ये बहुत जरूरी है कि टीचर्स को, हमको जो आप अपना बोल रहे मॉडल हैं, बनाना है। उनको उनको भी नैतिक शिक्षा कहीं कहीं यदि जरूरत है तो दी जानी चाहिए, यदि ऐसा लग रहा है तो, जरूरत लग रही है तो, जी जी, एज इसी एंड व्हेन रिक्वायर्ड। काउंसलर की आवश्यकता है कॉलेज में। हमारा हाँ, एक मेंटर मेंटी कमिटीज बनी हुई हैं, मेंटर्स बने हुए हैं, हाँ उनकी भी है। बात होती है, तो कोशिश करते हैं सॉल्व हो। हम्म, ठीक है। किसी को और कुछ बोलना है? सर, मुझे लग रहा है कि मैं एक छोटी सी बात कहूँ। जी जी, आ, वीडियो ऑन कर हमने लीजिए। जी सर। सर, हमने अपने बच्चों के ऊपर अपनी आकांक्षाएं भी शायद डाल रखी हैं, जिससे कि उन पर प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे कि हम छोटी सी बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा वहाँ कुछ गा दे, कुछ सुना दे, डांस कुछ कर दे। अपनी कला कला दिखा दे, वहाँ हम्म। इंजॉय करे। ऐसा नहीं करते। और यदि मान लीजिए उसने कुछ किया नहीं तो हम घर आके बोलते, देखो बाजू की पड़ोस की रेनू ने तो कितना सुंदर गाना सुनाया, तुमने तो कुछ किया ही नहीं। तो एक आकांक्षाओं का बोझ भी हमारे बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा है, और स्ट्रगल भी आपस का उनका बहुत ज्यादा है अचीवमेंट्स के लिए। इसलिए उनको सकारात्मक प्रोत्साहन की जरूरत है, इंक्लूसिव एजुकेशन की जरूरत है, और साथ ही साथ उनके पेरेंट्स को यदि हम बार बार बुलाते हैं, तो घर और स्कूल यदि नजदीक आ जाते हैं तो उन्हें स्कूल में कॉन्फिडेंस आ जाता है रहने का। और ये भी कि हम अपने स्कूल का जो क्लाइमेट है वो शांतिपूर्ण और गरिमापूर्ण रखें, और बच्चों को सकारात्मक प्रोत्साहन दे और कोलैबोरेटिव लर्निंग करे, जिससे जो कमजोर बच्चे हैं उनकी कमजोरियां उभर कर सामने ना आए, और धीरे धीरे उनकी जो
कमजोरियां हैं उनकी ताकत में बदलती चली जाएं और बच्चे आत्मविश्वास लें। और जब बच्चों को आत्मविश्वास आ जाता है, उनको अभिव्यक्ति के बहुत सारे मौके मिलते हैं, तो बहुत सारा आक्रोश और तनाव कम हो जाता है। तो कुछ इस तरह का क्लाइमेट हम टीचर्स को अपने स्कूल में या अपनी क्लास में रखना चाहिए, जिससे कि एक अहिंसा का और शांति का, गरिमा का वातावरण, मानवीय मूल्यों का वातावरण जो है हमारी कक्षाओं और स्कूल में आकार ले सके। थैंक यू सर। ठीक बात है। एक बात और बोलना चाहेंगे, वैसे टाइम हो गया, जैसे आपने बोला ना कि वैसा वातावरण रखना चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी होगा कि टीचर्स अपने आप को बैलेंस रखें। वर्क प्रेशर या वर्कलोड उनके ऊपर यदि ज्यादा हो जाता है, अभी आप देख रहे हैं नेक का ये सारा चीज कराना, तो बर्डन, सब ओवर बर्डन हो ही जाते हैं ये सारी चीजों से, एक टेंशन अपने आप बढ़ जाता है। तो वो टीचर ही यदि अपने आप मेंटली स्टेबल अपने आप को नहीं रख पाएगा, तो वो एक आउटलेट के रूप में बच्चों पे भी निकल ही जाता है। बहुत निकल स्वाभाविक सी चीज है हाँ, ना? तो लेकिन हाँ, ये शुक्ला बहुत मैम, सारे फैक्टर्स हैं। हाँ हाँ हाँ, ये बोलिए बोलिए। ये तो जॉब का पार्ट है ना। तो जब हाँ प्रेशर है ठीक है, लेकिन अगर एंजॉय करने लगो उस काम में तो प्रेशर पता हाँ, नहीं चलता। तो बहुत कुछ सीखने मिलता है, हाँ, बहुत उससे कुछ। पहले वो सिर्फ टीचिंग लर्निंग वाले तक ही सीमित थे और बुक आओ अपना लेक्चर दो चले हाँ, जाओ। अब तो ये एक पार्ट, एसेंशियल पार्ट बात हो गया, है। बाकी चीजें भी वो उतनी जरूरी हो तो गई हैं। हमको ना तो सीखने तो बहुत मिल रहा है। खुद की स्ट्रेस न लेने की सेल्फ काउंसलिंग भी करती रहनी पड़ेगी। वही हम बोल रहे हैं कि टीचर अपने आप को स्टेबल रखें मेंटली। जी तो जी। क्लास में भी थोड़ा सा अच्छा चेयरफुल एटमॉस्फेयर, लाइवली एटमॉस्फेयर रखेंगे, तो बच्चे भी उस चीज को एंजॉय करके पढ़ सकेंगे। हम्म, तो ये हम लोगों को भी सबको बहुत जरूरत है बहुत कि हम जरूरी। अपने आप को बैलेंस्ड रखें। ठीक है, सबके चलिए, अच्छा से प्रयास चल से, रहा। मिलकर प्रयास से इसके ही ना वैसा कुछ वातावरण बनेगा। इंटरवल्स में ना टीचर्स का इंटरवेंशन प्रोग्राम्स, इमोशनल इंटेलिजेंस इंटरवेंशन प्रोग्राम्स, ये सारी चीजें बच्चों के लिए और टीचर्स होना के लिए चाहिए। भी करवानी चाहिए। होनी लेकिन चाहिए। ना मैम, एक बहुत बड़ी बात ये आती है कि एक आईसीटी के, एक एनसीटी के, सीआईटी के डायरेक्टर से जब हमारी एक बार बात हो रही थी हम लोगों की, तो उन्होंने बोला था कि जो बच्चों का इंटेलिजेंस लेवल है, और किसी का भी, वो एडोलसेंट एज तक बढ़ जाता है, जितना सीखना होता है वो सीख लेते हैं। उसके बाद वो उनके खुद के एक्सपीरियंसेस से वो ग्रो करते हैं। तो मतलब इसमें ये करना कि अपने एक्सपीरियंसेस को हम कितना एनरीच कर सकें। किसी को भी जैसे कोई भी प्रोग्राम होता है, तो जितने लोग भी सुनते हैं, अभी जितने लोग भी सुन रहे हैं, इसमें से अगर 1% लोग अगर उसको अडाप्ट करते हैं, तो उनके में चेंज आता है। लेकिन ये जो एटीट्यूड है, लर्निंग एटीट्यूड और एडाप्टेशन का एटीट्यूड, ये कम हो गया है लोगों में। तो वो अगर बढ़ेगा ना, तो उसके लिए इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। और जैसे सर ने बोला, सेल्फ अप्रेजल करना और सेल्फ काउंसलिंग करना, ये मेरे को ऐसा लगता है जरूरी है, अगर इस फील्ड में रहना है। ये नोबल प्रोफेशन है, ताकि हम लोग अपने देश का अच्छा विकास कर सकें। तो ऐसा लगता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम अपने आप को अप्रेज कर सकें और अपडेट भी करें। साथ में इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, उसके इंटरवेंशन प्रोग्राम हमें करवाने चाहिए कॉलेज में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी सुधार के लिए सबको मिलकर ही, एकजुट होकर ही प्रयास करना होगा, तभी वो समेकित रूप कलेक्टिवली सामने आता है। ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, धन्यवाद मैम। ठीक है, तो एंड करें सेशन। कोई। आभार व्यक्त करना चाहूंगा सर जी, जी जी। आप सभी का, मैं नारायण सर, विद्वानों का एवं विदुषियों को नमन करते हुए, मैं रॉयल कॉलेज से डॉक्टर दुबे सर जी, प्राचार्य कोलंबिया कॉलेज, एवं डॉक्टर अनुराधा शुक्ला मैम, प्राचार्य रॉयल कॉलेज राजनांदगांव, उप प्राचार्य डॉक्टर दुबे मैम, कोलंबिया कॉलेज, एवं रॉयल कॉलेज की उप प्राचार्य डॉक्टर यामिनी साहू मैम, एवं सभी सहायक प्राध्यापकों का हृदय से मैं आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा।
कि आपने अपना अमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम को गौरवान्वित किए हैं। और आज के मुख्य वक्ता श्रीमती गणेश्वरी साहू मैम जी का, कि इतने उच्च कोटि की विचारधाराओं से अपने विषय पर हम सभी को ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान किए, उसके लिए मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से आप सभी को आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद सर जी, धन्यवाद मैम। ठीक, धन्यवाद।